हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने चैनल डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक है आधुनिक इतिहास, प्रारंभ से अंत तक क्रम से चलेगा। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए यह बताना जरूरी है कि इसका सर्वप्रथम विभाजन जेम्स मिल ने 3 सांप्रदायिक कालों में किया था: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, जो बेहद अपरिपक्व और बचकाना विभाजन था। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसका विभाजन 3 कालखंडों में किया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में प्राग इतिहास से शुरू करते हुए सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, दक्षिण भारत में संगम काल, बौद्ध काल, जैन काल, मौर्य काल, उसके बाद क्षेत्रीय, कुषाण, शक, यूनानी, इन सब कालों के बाद जब हम एक बृहद और स्वर्णिम काल पाते हैं प्राचीन काल में, तो उसे हम गुप्त काल कहते हैं। गुप्त वंशावलियों के बाद गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में छोटे छोटे विभाजन होते हैं, जिसमें हर्षवर्धन का महत्वपूर्ण काल आता है। उसके बाद राजपूत पीरियड आते हैं, 800 से 1200 तक का पीरियड। ये सबको मिलाकर के प्राचीन काल के अंतर्गत रखा जाता है। मध्यकाल में हम तराइन युद्धों से डिफिनेशन लेते हैं इसका, जब मोहम्मद गोरी का आगमन होता है। जयचंद्र की गद्दारी से भारत में तुर्की वंश की स्थापना हो जाती है, तो उसे दिल्ली सल्तनत के एक नाम से हम जानते हैं। इसमें कुल 5 वंशावलियां आते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश को मंगोलों में बाबर ने पराजित किया पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। फिर मुगल वंश का शुरुआत हो जाता है। मुगल वंश में भी एक लंबा इतिहास है। मुगल वंश का इतिहास लगभग 330-31 वर्षों तक रहा है। इसमें 2 कालखंड आ जाते हैं: पहला स्वर्णिम काल, दूसरा उत्तर काल। स्वर्णिम काल मुगल वंश में बाबर आता है, उसके बाद हुमायूं का बेटा आता है। फिर 15 साल का गैप हो जाता है, जिसमें सूरी वंश, शेरशाह सूरी का शासन काल आता है। फिर अल्पायु में अकबर को बैरम खां की मदद से शासन मिल जाता है, और वहां से मुगल काल एक गति में आगे उत्तर भारत में बढ़ चलता है। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 अहमदनगर में हो जाती है, और यहीं से मुगल काल का स्वर्णिम काल खत्म हो जाता है। फिर उत्तर मुगल कालीन बादशाहों का शासन शुरू होता है, और ये फिर निरंतर 1857 तक किसी न किसी रूप में जीवित रहता है, जब बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित किया जाता है विद्रोह के दौरान। यही है मध्य भारत। उसके बाद के आधुनिक भारत का हम सिलसिलेवार वर्णन शुरू करेंगे। यह बताना बहुत प्रासंगिक होगा कि इस इतिहास के पाठ्यक्रम में जितना बड़ा मुगल काल उत्तर भारत में है, इतना ही बड़ा 300-350 वर्षों तक दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। तब उत्तर भारत में उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के लिए पाठ्यक्रमों में बहुत थोड़ा सा जगह दिया गया है, और मुगल वंश या दिल्ली सल्तनत के लिए पूरे इतिहास खोलकर फैलाए गए हैं। तो इतिहास के छात्रों को यह ध्यान रखना होगा कि जो पाठ्यक्रम में है उसे हमें आत्मीयता से, उसे हमें संजीदगी से पढ़ना है। ये अलग विषय है कि किसको महत्व ज्यादा दिया गया, किसको कम दिया गया। हमें वर्तमान के तथ्यों पर अपनी बात रखनी है। इसी क्रम में आज हम आते हैं आधुनिक भारत की शुरुआत में औरंगजेब के समय से। तब जब 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है दक्षिण भारत में, अहमदनगर में, वहीं से मुगल वंश का पतन शुरू हो जाता है। पतन का अर्थ यह होता है कि मुगल वंश में कोई योग्य शासक उस तरह होता नहीं है जो पूरे औरंगजेब के विस्तृत साम्राज्य को संभाल सके। दूसरे, पारिवारिक गुटबंदियां बहुत हो जाती हैं।
उनमें षड्यंत्र बहुत हो जाते हैं। उनके राज्यों में शासकों के अंदर विलासिता भी बहुत आ जाती है। तो मुगल वंश के पतन के लिए थोड़े थोड़े धर्मांधता भी एक कारण बन जाता है। जाटों का विद्रोह भी उधर हो जाता है, राजपूतों का विद्रोह हो जाता है, मराठों का विद्रोह हो जाता है। तो छिटपुट ऐसी घटना है कि मुगल वंश के बाद के शासकों के लिए बड़े सरदर्द हो जाते हैं। और इसीलिए जब उत्तरकालीन मुगल बादशाहों की एक लंबी लिस्ट 12-13 शासकों का शुरू होता है, तो इसमें सिडनी ओवर ने कहा कि बहादुर शाह प्रथम का ही शासन ऐसा था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बहरहाल आज की टॉपिक में हम लेते हैं औरंगजेब के उत्तराधिकारी और औरंगजेब का वसीयत। तो औरंगजेब की जब मृत्यु होती है अहमदनगर में, तो उसके पास उसके 3 बच्चों में से दूसरा बच्चा होता है। औरंगजेब के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा जिसका नाम था शाहजादा मुअज्जम, इसे शाह आलम की उपाधि भी दी जाती है। दूसरे बेटे का नाम था मोहम्मद आजम और तीसरे बेटे का नाम था कामबख्श। ये औरंगजेब नहीं चाहता था कि जिस उत्तराधिकार युद्ध में उसने अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था, वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी उत्तराधिकार के युद्ध में आपस में एक दूसरे से लड़ मरे। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। हुआ यही कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसका दूसरा बेटा मोहम्मद आजम उसके साथ होता है और पहला बेटा जिसका नाम था शाहजादा मुअज्जम, इसे शाह आलम की उपाधि भी मिल जाती है। इसे अपनी वसीयत में औरंगजेब ने 12 सूबों की जिम्मेदारी दी थी। दूसरे बेटे मुअज्जम आजम को दक्कन के प्रांत, गुजरात और आगरा की जिम्मेदारी दी थी। तीसरे बेटे कामबख्श को हैदराबाद और बीजापुर की जिम्मेदारी दी थी। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो शाह आलम जो बड़ा बेटा था वो जमरूद में था, आजम जो दूसरा बेटा था वो उसके पास अहमदनगर में था और तीसरा कामबख्श बीजापुर में था। और जो जहां था वहां अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर देता है। ऐसे में शाहजादा मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेते हुए अपने को दिल्ली में मुगल बादशाह घोषित कर देता है, जिसका कार्यकाल 1707 से लेकर के 1712 तक होता है। इसके बाद बीजापुर में कामबख्श ने भी अपने आप को घोषित कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों में बहादुर शाह प्रथम के समक्ष अब यह चुनौती था कि वो अपने दोनों भाइयों को किनारे करे, तभी उसको मुगल बादशाह का एकमात्र प्रतिनिधि जनता स्वीकार करेगी। इसलिए एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राय जजाऊ का युद्ध। ये 18 जून 1707 को यानी औरंगजेब की मृत्यु के 3 महीने के बाद जजायू का युद्ध हुआ। इसी युद्ध में बहादुर शाह प्रथम में यानी उसके बड़े बेटे ने दूसरे बेटे को, जिसका नाम मोहम्मद आजम था, को पराजित किया और उसकी हत्या कर देता है। ये बात है 18 जून 1707 की। उसके बाद एक बीजापुर का युद्ध होता है जनवरी 1709 में, जिसमें कामबख्श की भी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह हम पाते हैं कि बहादुर शाह प्रथम अंततः अपने 2 सगे भाइयों की हत्या करके खून से रंजित सिंहासन को प्राप्त करता है। उत्तरकालीन मुगल बादशाह का पहला शासक बन जाता है। यहीं पर हम पाते हैं कि मुगल घराने में जो भी सिंहासन पाया उसके लिए भाई भतीजा बाप का कोई अर्थ नहीं था, यानी रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं थी। सिंहासन सर्वोपरि था, तलवार की शक्ति उत्तराधिकार तय करती थी। और इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के क्रमशः वर्णन को ले जाएंगे। आज बस इतना। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।